सर एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्टेड ना विश्वजीत सुनो। ओके सर। ओके सर। अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो चलो सर इनकम टैक्स स्टार्ट किया जाए। बट ये बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है। बेसिक्स में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इनकम टैक्स बेसिक्स में इंट्रोडक्शंस रिसेंटली लाइव क्लास में कवर हुआ है सर। इफ एनीवन बाय चांस मिस दोज क्लासेस तो क्या करना है सर, बैकअप लेना है और रिवाइज करके डाउट पूछना है। इसके साथ साथ मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस भी कंप्लीटली इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कर दिया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कुछ किया है, क्लास में कुछ कराया है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करने के लिए शेयर अगर कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो बहुत जल्दी कर दूंगा। लेकिन सर आज एक फ्रेश टॉपिक होगा सर, ठीक है। सर आज का टॉपिक क्या है? सर आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स में, एग्रीकल्चरल इनकम। और उसके साथ ऐसे बोलो कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इन सिंपल एक्चुअली ये टॉपिक का नाम ही है कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है। बेसिकली सेक्शन 10 का एक एरिया है सर। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में ही समझाऊंगा, हल्का हल्का समझाऊंगा, मतलब धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं एक चीज पे कि इनकम टैक्स डिडक्शंस और डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम पे वो कंफ्यूज होते हैं। सर इनकम टैक्स डिडक्शंस जो रिसेंटली मैंने एडवांस लेवल का क्लास में समझाया वो अलग होता है। इनकम टैक्स डिडक्शंस जो मैंने रिसेंटली एडवांस क्लास में समझाया वो अलग होते हैं। उसमें वो जीटीआई के बाद डिडक्शन दिया जाता है, दैट इज 80C से 80U का एरिया, दैट इज 80C टू 80U का एरिया। बट ये जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ ये 80C 80U का नहीं है, मतलब जीटीआई के बाद नहीं आता ये बेसिकली बेसिक्स में ही समझा दिया जाता है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे हम किस इनकम को इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे और किस इनकम को हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशंस पे काउंट नहीं करेंगे। मतलब सिंपल बात है, किसको इनकम टैक्स काउंटिंग में शामिल किया जाए और किसको इनकम टैक्स काउंटिंग में शामिल ना किया जाए। शामिल समझते हो ना, शामिल मतलब पार्ट ऑफ इनकम, ठीक है। शामिल मतलब पार्ट ऑफ इनकम, मतलब किसे पार्ट ऑफ इनकम माने और किसे पार्ट ऑफ इनकम ना माने। ये है इस टॉपिक का मेन फैक्ट। अच्छा इसमें भी कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट। यस सर, गुड इवनिंग नील। इसमें भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा। वो क्या है सर? वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ इनकम कंप्लीटली डिडक्शन, मतलब सॉरी डिडक्शन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। कुछ इनकम को कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, कंप्लीट एग्जेम्पशन। कंप्लीट एग्जेम्पशन मतलब उसको इनकम टैक्स का पार्ट ही नहीं किया जाता। और कुछ इनकम ऐसा होता है जिसे पार्टली टैक्सेबल किया जाता है और पार्टली एग्जाम किया जाता है। तो हम लोग मेनली इस क्लास में क्या सीखेंगे सर? हम लोग मेनली पढ़ेंगे सभी के बारे में, पढ़ेंगे सभी के बारे में, लेकिन सीखेंगे जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। पढ़ेंगे सभी चीज के बारे में जो एग्जेम्प्टेड हो सकता है, लेकिन पढ़ेंगे जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। पार्टली एग्जेम्प्ट को डिटेल्स में चैप्टर वाइज किया जाता है। पार्टली एग्जेम्पशन जो है सर वो चैप्टर वाइज होता है, ठीक है। तो क्या है सर, मसला क्या है? चलो समझाते हैं मसला क्या है। ये उर्दू बेल्ट में ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, मसला क्या है, ठीक है। चलो हम भी बताते हैं मसला क्या है। दिल्ली साइड में बहुत लोग बात करते करते भाई मसला ये नहीं है, मतलब मसला मैं तो बचपन में सोचता था मसला मतलब खाने वाला मसला, लेकिन ये मसला अलग मसला है सर। ये मसला मतलब बाद में है क्या? सुने सर। सर छोड़ो, लैंग्वेज जान के क्या करेंगे हम। अरे कहाँ चला गया मेरा पीडीएफ? कहाँ चला गया? अरे रुको सर, पीडीएफ मिलना भूल गया। एक सेकंड।
सर थोड़ा सा कंफर्म कर दो क्या आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है? यस सर। थैंक यू सर। चलो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा मैं आज, लेकिन एग्रीकल्चर तक पहुंचने से पहले इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहिए। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कितना इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इनकम टैक्स प्रैक्टिस पर्पस में ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप लोग इनकम टैक्स सीख रहे हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, तो ऑब्वियसली हर चीज का कुछ जरूरत है ना, तभी तो सरकार आपको पढ़ाना चाहता है। ये सब टॉपिक क्यों पढ़ाना चाहता है? बस ऐसे ही सिलेबस में डाल दिया क्या? अरे नहीं, ऐसे तो दुनिया में एक पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ, एक पेड़ का पत्ता तो ऐसे ही नहीं हिलता, उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है। चलो ठीक है, हिलने के पीछे भी रीजन होता है, ना हिलने के पीछे भी रीजन होता है। तो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल। अच्छा, तो इसमें मेनली जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, मेनली दीज आर दी सेक्शंस ऑफ सेक्शन 10 का ही अलग अलग डिस्कशन है। सेक्शन 10 का ही अलग अलग डिस्कशन। फिर इसको सेक्शन 10 बोला जा सकता है क्या? हाँ, मेनली ये सेक्शन 10 का पार्ट है। ठीक है, सेक्शन 10 सुन सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सर, 10 का सेक्शन जो है ये बेसिकली एग्जाम्शंस पे बात करता है, और इसमें लंबा लिस्ट है। लंबा लिस्ट क्या है? लिस्ट में पिटारा में क्या है देखो, आप लोगों को फ्लो चार्ट दिख रहा है? ठीक है, फ्लो चार्ट आपके आंखों के सामने है, मेरे आंखों के सामने भी है। फ्लो चार्ट आपको क्या सिखाता है? सिखाता है कि कौन से इनकम को हम लोग इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट मतलब, इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? सर जो लोग ऑलरेडी एडवांस लेवल कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम कर चुके हो, उनको ये बात बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हम लोग जब टोटल इनकम कैलकुलेशन सीखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग ये टॉपिक एडवांस लेवल क्लास में जिन लोगों का हुआ है, जो नहीं किया वो बाद में करेगा, डोंट वरी। लेकिन ऑलरेडी हम लोग जब टोटल इनकम कैलकुलेशन सीखे हैं, उसमें भी मैं ये बात बार बार कहा कि आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का जो लंबा रास्ता है, ठीक है, जो लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, उस रास्ते का मतलब उस रोड का जो पहला पड़ाव होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे, सबसे पहले आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, बेसिक आपको पता है, मैं यही मान के चल रहा हूँ। मतलब वही कितना परसेंट होते हैं, कितना इनकम होता है, टैक्स रेट क्या है, सरचार्ज क्या है, रिलीफ क्या मिलता है। ठीक है, ये सब मैं और बात नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत कर गए रिसेंटली। तो पॉइंट इज दैट कि रेसिडेंशियल स्टेटस, इसमें हाल फिलहाल में काफी चर्चा हुआ। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, बहुत सारे, है ना। उसका भी सब पार्ट क्लॉज ए बी, माथा खराब तो हो गया होगा। तो सबसे पहला काम यही होता है रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना कि भाई बंदा रेसिडेंट है कि आरओआर है कि आर नॉन है, ये बता। फिर आप 5 हेड में इनकम को ढूंढते हो। ठीक है, जैसे गाना है कबीर का, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ठीक है, तो कबीर जी का ये गाना मुझे जब भी याद आता है, मैं सोचता हूँ कि ये इनकम भी बोलता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो है इस 5 हेड्स में। सर ये क्या हो गया, गाना का है गा रहे हो? सर गाना नहीं है, कबीर का भजन है, बड़ा ही बोलता है। ते मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो है इस 5 हेड्स के अंदर, मतलब मैं तो है तेरे साथ में। ठीक है, कबीर ये बोलते हैं सर। ठीक है, तो 5 हेड्स मतलब इसके बिना इनकम टैक्स अधूरा है सर। इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें ये 5 हेड्स ऑफ इनकम को ढूंढना पड़ता है। मतलब मेरा इनकम किस ग्रुप का पार्ट है? क्या मैं सैलरी कमाता हूँ? क्या मैं जॉब करता हूँ? क्या मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं रेंट कमाता हूँ? सवाल करो अपने आप से कि मैं किस इनकम ग्रुप में पढ़ूंगा। अगर मैं रेंटेड इनकम से खाता हूँ, मतलब अगर मेरा पेट रेंटेड इनकम से भरता है, अच्छा पेट भरना जरूरी नहीं है, लग्जरी इनकम नहीं हो सकता है, डजेंट मैटर। तो अगर मैं सैलरी से इनकम करके मेरा गुजारा चलता है, साथ में मेरा प्रॉपर्टी भी है, वहां से मुझे रेंट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से मुझे जॉब करके सैलरी मिल जाता है। क्या मैं, मेरा बिजनेस है, क्या मैं प्रोफेशनल हूँ, क्या मैं चार्टर्ड हूँ, क्या मैं लॉयर हूँ, क्या मैं सीएमए हूँ, क्या मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, या फिर कोई भी प्रोफेशनल हूँ, या फिर मैं बिजनेस करता हूँ, क्या मेरा टर्नओवर होता है? सवाल करो, जवाब मिलेगा। अगर आप ऐसा है तो फिर आप पीजीबीपी हेड में आ जाओगे। सर कैपिटल गेन, सर क्या आपके पास एसेट्स है? क्या आपके पास लैंड है? क्या आपके पास बिल्डिंग है? क्या आपके पास प्लांट है, मशीनरी है? क्या उसको बेचते हो? क्या बेच के कमाते हो? तो कैपिटल गेन कमा लो। अच्छा, ये चारों हेड में कहीं नहीं मिल रहा है, तो फिर आधा सोर्स देखो। क्या आपको कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है? क्या आप बैंक से इंटरेस्ट खा रहे हो?
मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक आपको दे रहा है। अगर जवाब ऐसा है तो अदर सोर्स में चले जाओ। तो क्या लॉटरी से कमा रहे हो? ये सब चर्चा मैं इंडिविजुअल हेड के टाइम पे भी आपको बताऊंगा। ठीक है। ऑलरेडी जो लोग एडवांस लेवल में सारा कंप्लीट कर चुके हो, कुछ लोगों का अभी भी कंप्लीट नहीं है, रिवाइज चलेगा। मतलब मैं फिर से शुरू से बेसिक के बाद, जैसे ये चैप्टर के बाद मैं सैलरी स्टार्ट करूंगा, अब सैलरी सीखिएगा, फिर मैं पीजीबीपी में जाऊंगा, फिर पीसीबीपी सिखाऊंगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। इस तरह से चलता जाता है सर, है ना। जैसे हर साल घूमता रहता है, मैं भी घूमता रहता हूँ। घूम घूम के कहाँ पहुंचेंगे सर? इसके साथ एग्रीकल्चर मतलब ये इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है? सर सुन लो, सर सुन लो। क्या है ना, हम लोगों का प्रॉब्लम यही है, हम लोग सुनते नहीं है और सोचते ज्यादा है। तो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसमें हम जो इनकम कर रहे हैं उससे हम कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। फिर अगर क्लबिंग वगैरह पता है, जो लोग जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते आगे आगे बता देंगे सर कि आपको क्लबिंग करना है। क्लबिंग मतलब हस्बैंड का इनकम वाइफ के इनकम के साथ जोड़ देना, अगर टैक्स में कुछ किसी भी तरह का बदमाशी चल रहा है। कई बार क्या होता है, समझाता हूँ सर। हस्बैंड अगर हस्बैंड कमा रहे मानो, सर हस्बैंड ही की वाइफ भी तो कमा सकते हैं, इक्वल क्यों नहीं करेंगे? अरे छोड़ो ना सर, इक्वलिटी तो राजनीति में कर लेंगे। हम लोग यहाँ पर ऐसे ही समझ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हम लोग क्लास में इसके क्लबिंग को समझाने के लिए अमिताभ बच्चन जया बच्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि हस्बैंड अमिताभ बच्चन एनुअली मानो 1 करोड़ कमा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका इनकम ज्यादा हो रहा है, सार्चज लग रहा है, तो कुछ इनकम जया बच्चन जी के नाम पे कन्वर्ट करना चाहता है। वो चाहते हैं कि जया बच्चन के नाम पे 50 लाख दिखा दें या 55 लाख दिखा दें, तो क्या होगा, अमिताभ बच्चन का टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन रियल में जया बच्चन कमा रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन जानबूझ के उन पे कन्वर्ट कर रहा है टैक्स बचाने के चक्कर में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको स्कैनर लगा के, ठीक है, एकदम कैमरा लगा के बैठा रहता है। ठीक है, कि कभी भी सीसीटीवी है, वो अगर समझ जाएगा ना तो क्लबिंग कर देगा। क्लबिंग मतलब जोड़ देना, जिसका इनकम ज्यादा है उसके इनकम के साथ जोड़ देना। अगर अमिताभ बच्चन जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ठीक है सर, अगर जायज ही अपने से कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर भाई खुद का इनकम है तो अपने इनकम पे टैक्स देगा। लेकिन कोई अपना इनकम टैक्स को कम करने के लिए कुछ इनकम को हस्बैंड के नाम पे, कोई इनकम को वाइफ के नाम पे, कोई अपने इनकम को बच्चे के नाम पे कन्वर्ट कर देगा ना, तो बता दिया कि बच्चा ने कमाया। अरे ठीक है, बच्चा कमाया, कहाँ से कमाया, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, क्लबिंग प्रोविजंस का इस्तेमाल करके सारे के सारे इनकम को, जो अपना इनकम ट्रांसफर किया था उसके इनकम के साथ जोड़ देते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है क्लबिंग का। सर क्यों बता रहे हो सर, ध्यान से सुन लो एक बार, पूरा इनकम टैक्स का आपको आइडिया मिल जाएगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि आज का चैप्टर का क्या कारण है। इसके बाद हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लॉसेस वगैरह एडजस्ट करते हैं। इंटर हेड मतलब ये जो अलग अलग हेड्स है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम। कितना हेड्स है? 5 हेड्स। मतलब क्या सैलरी का लॉस किसी के साथ एडजस्ट कर सकता है? ये सर थोड़ा बहुत हाउस प्रॉपर्टी के साथ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस थोड़ा बहुत सैलरी के साथ, पीजीपीपी कैपिटल गेन के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। ये सब जब हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ते हैं तब उसमें डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एग्जांपल मतलब कॉन्सेप्ट को यूज करके टैक्स सिस्टम को आगे लेके चलते हैं। फिर आता है तुम्हारा जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आता है एटीसी से एटीयू का चर्चा। एटीसी से एटीयू का चर्चा मतलब वैराइटीज ऑफ डिडक्शंस, एटीसी, एटीसीसीडी, एटीसीसीडीए, बहुत सारे, सीसीडी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, ठीक है, यू तक चलता है। फिर आता है टोटल इनकम। सर समझ गए? सर समझ के नहीं गए, अभी तो समझना पड़ेगा, क्योंकि आज का टॉपिक यही समझाना चाह रहे हैं आपको। ये जो टोटल इनकम का पार्ट है ना, देयर आर मतलब देयर आर लिस्ट ऑफ इनकम्स जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। कुछ इनकम है जिनको हम ये टोटल इनकम कैलकुलेशन करने के टाइम पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो बस फ्लो चार्ट था, मतलब ये जो भी मैं आपको समझा रहा था ये तो बस बहाना था। तो फिर एक्चुअल चीज यहाँ छुपा है, एग्जाम्प्ट इनकम, ये चर्चा का विषय है। जान लो, जिंदगी सुधर जाएगा। सर फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम पे क्या है? सर जैसे कि सबसे पहले नाम आता है एग्रीकल्चर का। सर एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है? नहीं सर, खेती बाड़ी में टैक्स नहीं लगता। सर कौन बोला? सर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, संविधान ने कहा है, हमारे संविधान में कहा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये भारत है, आबादी वाला देश है। दुनिया के जिसका कहीं घर नहीं है उसका भारत में घर है, हर 5 में से 3 लोगों का घर भारत में है। ठीक है सर।
यहाँ पर एग्रीकल्चर लग्जरी नहीं है सर, यहाँ पर एग्रीकल्चर नेसेसिटी है। इस पर टैक्स लगाएगा तो मुश्किल बढ़ जाएगा। ये संविधान बनाने के टाइम पे ही इसको सोचा गया है। सर एग्रीकल्चर इनकम पे थोड़ा डिटेल्स चर्चा करना पड़ेगा। अच्छा, क्या कंप्लीटली एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल, मतलब टैक्स एग्जेम्प्टेड है? नो सर, नॉट इन अ कंप्लीट वे। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब एग्रीकल्चर पे टैक्स लग सकता है। अच्छा, एग्रीकल्चर के साथ भी ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे बहुत लोग ना, जैसे मानो पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे मानो डेयरी फार्मिंग, ठीक है, मतलब मिल्किंग का जो काम होता है, मिल्क फार्मिंग, ये सब, ठीक है, डेयरी, पोल्ट्री, डेयरी, मिल्क मिल्क फार्मिंग, ये जो होता है, क्या ये एग्रीकल्चर का पार्ट है? सर नहीं है। तो फिर क्या ये एग्जेम्प्टेड नहीं है? नो सर, आंसर इज नो। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, क्योंकि ये भी तो विलेज इकोनॉमी का पार्ट है। डेयरी, पोल्ट्री, ये भी तो विलेज इकोनॉमी का पार्ट है। तो क्या इसमें टैक्स लगता है सर? सर उसमें भी एक सिचुएशन है, कुछ केस है, आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि अगर वो विलेज इकोनॉमी का पार्ट है तो फिर किस हद तक एग्जेम्प्टेड है और किसके बाद टैक्स लगाया जा सकता है, समझना पड़ेगा सर, अंदर की बात है सर। और क्या है लिस्ट में? सर पहले थोड़ा सा लिस्ट सुना देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लेके आगे बढ़ पाओ कि एग्रीकल्चर इनकम पे, सॉरी, एग्जेम्प्टेड इनकम कैटेगरी में फुल्ली एग्जेम्प्टेड क्या क्या है, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है सर। सर इसके अलावा, सर अमाउंट रिसीव बाय ए मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ द एचयूएफ। सर ये क्या हो गया? एचयूएफ कौन है? सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स, मतलब ज्वाइंट फैमिली बिजनेस जो हमारे देश में होता है, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग इनकम टैक्स में पर्सन के टाइम पे बोले थे, है ना? पर्सन बताने के टाइम पे मैंने इसके बारे में आपको बोला कि एचयूएफ कौन होते हैं। इवन रेसिडेंशियल स्टेटस के टाइम पे भी मैंने आपको बोला एचयूएफ कौन होते हैं। सिंपल ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के बारे में इसके अंदर, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट फैमिलीज को भी काउंट किया जाता है, एक्सेप्ट मुस्लिम फैमिलीज को। क्यों? क्योंकि मुस्लिम जॉइंट फैमिली का उनका अपना पर्सनल रूल को कॉन्स्टिट्यूशन में अहमियत दिया गया है, क्योंकि उनका अलग कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे कि बिजनेस का पार्ट बनना है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ऐसा मैटर चलता है इस्लामिक लॉ के हिसाब से। मैं ज्यादा इस्लामिक लॉ के बारे में नहीं जानता, बट जितना हमारे टैक्स में लिखा है मैं उतना आपको बता सकता हूँ कि इस्लामिक जो जॉइंट फैमिलीज होते हैं, मतलब मुस्लिम जो जॉइंट फैमिलीज होते हैं, एज पर द इस्लामिक पर्सनल लॉ, उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें अगर कोई फैमिली मेंबर अपनी बिजनेस का पार्ट बनना चाहता है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा है। तो लेकिन नॉर्मल जो इंडियन सिस्टम पे जो एचयूएफ का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हिंदू, जैन, सिख, इनका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बाई बर्थ मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, और दैट इज व्हाई एचयूएफ के अंदर किसी को लिया गया है, किसी को नहीं लिया गया है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन सर का मैटर नहीं है। बोलो सर। सर एचयूएफ में सर क्रिश्चियन आता है क्या? नहीं सर, एचयूएफ में क्रिश्चियन भी नहीं है। इंडिया में क्रिश्चियन उतना नहीं है परसेंटेज में, इसलिए क्रिश्चियन के बारे में कोई इतना सोचता नहीं है। पारसी, पारसी लोगों का भी रिलीजियन कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बट वो भी संख्या में बहुत कम है, तो उसे भी इस तरह से नहीं देखा जाता। मतलब मतलब सर अगर एचयूएफ में मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं? क्रिश्चियन के बारे में तो लॉ कहीं पर बोला नहीं है प्रॉपर्ली, ठीक है, वो देखना पड़ता है कि क्या कॉन्सेप्ट में बिजनेस चल रहा है, ठीक है। बेसिकली ये कहा गया है प्रॉपरली कि हिंदू, सिख, जैन, इनका जो फैमिली का बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, ये सिमिलर है, सिमिलर है, ठीक है। मतलब जॉइंट फैमिली में जो भी जन्म लेता है, उनका फैमिली में बिजनेस है तो बाय बर्थ बिजनेस का पार्ट बन जाता है। और इस्लाम के केस में उनका पर्सनल लॉ को दिमाग में रखा गया है, दैट इज द रीजन, ठीक है। अब ज्यादा रिसर्च कर ले सर, ठीक है। रिसर्च कर ले। अब ये चीज मैं, ये सीए फाउंडेशंस में भी इस टॉपिक के डीसी के अंदर मुझे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और ये लॉ टैक्स में तो बताना ही पड़ता है, थोड़ा जानकारी होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, इज ए क्वेश्चन, ये मन में सवाल आना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। तो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बिकॉज इट्स अ एकदम हार्डकोर इंडियन कल्चर का पार्ट एक माना गया है, दैट्स व्हाई। तो आज भी काफी बिजनेसेस ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला सर, ये एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं, एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं, इनको को पर्सनल कहा जाता है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हो, चाव मतलब बेसिकली ताऊ जी, चाचा जी, ठीक है, मतलब अंकल, ठीक है, बड़े अंकल ऐसे बोलते हैं ना, बड़े बाबा, छोटे बाबा, ऐसे भी बोलते हैं, समाज में चलते हैं। तो जो भी आपकी फैमिली में चार पांच भाई हैं, पापा लोग,
इनका बिजनेस चल रहा है, तो जो भी उसका फैमिली मेंबर है उनके हाथ में जो अर्निंग है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। इसके बारे में भी सेक्शन में इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अच्छा, शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में, तो आपको पता ही है आजकल हम लोग सर पार्टनरशिप लॉ को काफी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, स्पेशली सीएमए स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए स्टूडेंट्स को पता है, और सीए फाउंडेशन वाले को भी पता है कि किस तरह से हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर पार्टनरशिप का इनकम का शेयरिंग क्या होता है, वी नो दैट। और आप लोग जो लोग पढ़ के आए दे आल्सो नो दैट। तो इनकम ऑफ ए शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर तो भी एग्जेम्प्टेड होता है पार्टनर के हाथ में, क्योंकि टैक्स अगर पार्टनरशिप काम दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट ऑफ ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। दैट मीन्स अगर कोई नॉन रेसिडेंट अकाउंट है इंडिया में, जो एक्चुअल में भारत से बाहर रहते हैं, बट उनके अकाउंट में कोई इंटरेस्ट है, तो वो एक इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट है सर, आगे आगे इसके ऊपर मैं डिटेल्स में थोड़ा बताऊंगा। exemptions in respect of remunerations to individuals who are not citizen of India, ठीक है। अच्छा, allowance payable outside India by the government to a citizen of India। रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन करा रहे थे किसी क्लास में कि अगर कोई allowance payable outside India by the government to a citizen of India, कि मतलब अगर कोई बाहर में भारत की तरफ से ही काम करने गया है सर, ठीक है। allowances payable outside India by the government to a citizen of India। गवर्नमेंट दे रहा है अपने ही सिटीजन को, लेकिन उसको अलाउंस पे कर रहा है भारत के बाहर। मानो कि कोई किसी दूसरे कंट्री में इंडिया के ही कोई कॉन्सुलेट जनरल होके गया है, मतलब एम्बेसी का मेंबर होके इस तरह का, और उनको वहां पर कोई अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। मानो कि कोई कनाडा में है या यूएसए में है, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का ही जॉब लेके गया है, बट वो फॉरेन में उसको रिसीव कर रहा है और उसके हाथ में अलाउंस दिया जा रहा है। अलाउंस समझते हो ना? किसी भी शहर में रहने के लिए, किसी भी शहर में रहने के लिए, किसी भी जगह में रहने के लिए एक स्पेशल अमाउंट जो आपको एक्चुअली इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा चल रहा है अभी आंदोलन, ठीक है। हम लोग बंगाली में बोलते हैं आंदोलन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आंदोलन। तो आंदोलन चल रहा है, सरकारी ऑफिसर लोग, मतलब सरकारी एम्प्लॉय लोग स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में धरना में बैठा है, धर्मतला में जाके देख सकते हो, ठीक है। आंदोलन में मत बैठ जाना, डीए बढ़ाने के लिए डियरनेस अलाउंस, ठीक है, वो भी एक तरह का अलाउंस है। सैलरी में पढ़ोगे आप लोग ये डीए क्या होता है, ठीक है, और डीए को लेके क्या मारपीट चल रहा है। तो अलाउंस पेएबल आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर, मतलब मानो कि सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से भी, मतलब कोई एनपीओ एनजीओ की तरफ से डिजास्टर, जैसे फ्लड हुआ है, पब्लिक को हेल्प मिलता है ना सर, तो जो हेल्पिंग अमाउंट आपको मिलता है वो एक्चुअली कंपनसेशन की तरफ मिलता है और ये एग्जेम्प्टेड होता है। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर किसी के बिहाफ में पे करता है तो एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सब पेमेंट जो मिलता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि सरकार का लड़की लोगों के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है, नॉर्मली गरीब लोगों को मिलता है या मिडिल क्लास को भी मिलता है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आप चाहो तो सरकारी साइट में जाके चेक कर सकते हो ये सब अकाउंट वगैरह क्या है। मतलब बेसिकली इतना तो आपको पता है कि लड़की लोगों के एजुकेशन के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सब स्कीम है। पेमेंट्स फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड से जो पैसा आपको मिलता है, एजुकेशन स्कॉलरशिप जो सरकार से मिलता है, एमपी एमएलए के हाथ में जो पेमेंट मिलता है, पेंशन रिसीव बाय गैलेंट्री अवार्ड्स, जो आर्मी वाले होते हैं ना सर, जो बहुत वीर, मतलब क्या बोले सर, मतलब एकदम वीर की तरह जो लड़ते हैं जंग में, ठीक है, उनको गैलेंट्री अवार्ड से अवार्ड नजर, मतलब ये किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो उनके जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, तो अवार्ड ही नहीं होता ऑब्वियसली, तो इसमें एक मॉनेटरी वैल्यू भी दिया जाता है। ये सब अमाउंट भी एग्जेम्प्टेड होता है ना। फिर आपका कैपिटल गेन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट, ठीक है। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विद इन स्पेसिफाइड ऑफ अर्बन लिमिट, ये क्या है, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये विद इन स्पेसिफाइड ऑफ अर्बन लिमिट मतलब शहर से कितना दूर के अंदर जमीन रहने से उसको एग्री लैंड माना जाएगा, और सिटी से कितना पास रहने से, मतलब एक किलोमीटर का रेंज है, देयर इज अ किलोमीटर रेंज, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो चिल्ड्रन नॉमिनेटेड हेयर्स ऑफ आर्म फोर्स मेंबर्स, मतलब वही फिर से जो मिलिट्री फौजी में जो लोग होते हैं उनके जाने के बाद, मतलब जाने के बाद मतलब वो शहीद होते हैं,
उनके शहीद होने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स को, विडो को पेंशन वगैरह मिलता है, या फिर उनके जो भी है, ठीक है, तो विडो चिल्ड्रन नॉमिनेटेड हियर्स को जो पेंशन मिलता है वो उनके हाथ में भी एग्जेंटेड होते हैं। इनकम रिसीव ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू करता है और बाद में अपना ही शेयर मार्केट से वापस खरीद लेते हैं, इसको बाईबैक बोलते हैं। इसके ऊपर अकाउंट्स में आप लोग अकाउंट्स भी करोगे, बाईबैक में अकाउंटेंसी ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। बाईबैक में आप लोग कंपनी लॉ में एक चैप्टर आता है सर, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, वहां पर भी बाईबैक ऑफ शेयर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाता है। बस इतना कह सकता हूँ आपको, बाईबैक क्या होता है कि मानो किसी कंपनी का मार्केट में 50 लाख शेयर फ्री फ्लोट हो रहा है, ठीक है, मतलब कंपनी का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट, फ्री फ्लोट नहीं बोलेंगे, मतलब कंपनी मानो मार्केट में 50 लाख शेयर इशू कर दिया, ठीक है, तो कंपनी का बहुत सारा शेयर मार्केट में लोगों के हाथ में चला गया, ठीक है, जो इशू किया मतलब क्या, दूसरे पब्लिक ने, किसी गाँव मतलब इंस्टीट्यूशन ने कंपनी का शेयर बाई किया। अब गाँव सर कंपनी को लग रहा है, जैसे इन्फोसिस ने रिसेंट ट्रेंड में किया था, तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी को लगता है कि मेरा बहुत सारा शेयर मार्केट में घूम रहा है, तो कंपनी नहीं चाहता कि इतना शेयर मार्केट में घूमे, तो वो पब्लिक को ऑफर करता है कि तुम मेरा शेयर, तुम अपना शेयर, मतलब मेरा ही शेयर, कंपनी का शेयर, इन्फोसिस पब्लिक को बोलेगा कि 50 लाख में से मानो, एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, कि 5 लाख शेयर इन्फोसिस मार्केट से फिर से बाई कर लेगा, जो इशू किया था उसको बाई कर लेगा। तो इसमें जब वो बाई के लिए बोलेगा तो पब्लिक उसको क्या करेगा, दे देगा, ठीक है, तो बाई बैक इसलिए बोल रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है, तो कंपनी जब अपना ही शेयर मार्केट से बाई बैक करता है तो पब्लिक उसे सेल करता है। तो सर आप बोलोगे सर पब्लिक क्यों देगा, सर कंपनी ज्यादा ऑफर करता है। अगर मानो मार्केट में शेयर का दाम 1000 टका चलता है, तो कंपनी आपको बोलेगा कि आपको 1300 दिया जाएगा या 1400 दिया जाएगा, प्रीमियम वैल्यू देगा, ऑफर करेगा, और यही आपको अल्टीमेटली बाध्य करेगा कि हाँ चलो दे देते हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सर ऐसा क्यों करता है सर, इसका चर्चा मैं आपको लॉ में कर सकता हूँ, कंपनी लॉ क्लास में इसका डिटेल चर्चा होता है। एक रीजन बता सकता हूँ, करेंटली कंपनी कई बार अपना कंट्रोल पाना चाहता है, और सबसे बड़ी चीज बाईबैक करके कंपनी अपना कंट्रोल को वापस लेना चाहता है, कि अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग मार्केट में 50% से कम हो गया है, तो कई बार कंपनी अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए बाईबैक वगैरह करता है। दूसरा और भी कारण है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहता है कि देखो भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे पब्लिक का पैसे का भी जरूरत नहीं है, मैं अपना शेयर मार्केट से खरीद के अपना कॉन्फिडेंस जताना चाहता है कि हम लोग इतना सक्षम हैं, ठीक है, और वो बाद में लॉन्ग टर्म में बिजनेस में लोगों को कॉन्फिडेंस देके शेयर मार्केट में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। सर टैक्स पड़ रहे हैं शेयर मार्केट में काहे जा रहे हैं, सर बाईबैक कहाँ होता है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना, मैं ऐसे ही सारा दिन शेयर मार्केट में ना सारा दिन बात करता रहता, तो मुझे भी मन नहीं करता है कि शेयर मार्केट फिर से चालू हो गया, हर दिन सुबह होता है, ठीक है, डेली सुबह 9 बजे से मेरा शेयर मार्केट का क्लास चालू हो जाता है। लेकिन हर सब्जेक्ट में मैं क्या कर सकता हूँ, अकाउंट्स ले लो, टैक्स ले लो, कंपनी लॉ ले लो, जहां देखो आलू बैगन की तरह शेयर आ जाता है। जैसे मार्केट में आलू बैगन दिखता है ना, वैसे ही हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं शेयर का आलू बैगन पटल की तरह हाजिर हो जाए। अच्छा चलो सर ठीक है। अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन ट्रांजैक्शंस ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। सर रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? रिवर्स मॉर्गेज ओल्ड एज लोगों को मिलता है, आगे आगे डिटेल्स में समझाऊंगा मैं आपको रिवर्स मॉर्गेज के बारे में। मानो कि कोई बुजुर्ग इंसान, मानो कि कोई बुजुर्ग इंसान, उनके पास घर है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, अपना घर बैंक को मॉर्गेज दे सकता है, लेकिन उस घर में बैंक का अधिकार नहीं होगा। उल्टा उसके बदले उस बुजुर्ग को बैंक से लोन मिलेगा। मानो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप, मतलब आपका एज मानो मोर देन 60 है, अब 60 ईयर्स के एक ओल्ड एज लोग इंसान को प्रॉपर्टी है उनके पास, उनका बच्चा लोग या तो नहीं है या तो है पर देखता नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है। जब बच्चा लोग माँ बाप को नहीं देखता, हम लोग नॉर्मली यही समझते हैं ना कि बच्चा खराब है, बट कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि कुछ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चलते हैं फैमिलीज में आजकल, तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है, लेकिन यही कारण है जो इस पर्टिकुलर
प्रोविजंस का जन्म हुआ है सर, समझ रहे हो? ओल्ड एज में ओल्ड पीपल को देखने के लिए उनके चिल्ड्रन उनके साथ नहीं होते हैं, ठीक है, तब उनका गुजारा कैसे चलेगा? उनके पास कोई प्रॉपर इनकम नहीं होता, तो फिर उनके पास मे भी एक 2 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो बैंक क्या करेगा? इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के, मॉर्गेज करके उसको, मानो 10 लाख 15 लाख वट एवर बी दी अमाउंट, ये लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग थिंग होता है, प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज जरूर करेगा, बट लेकिन किंतु परंतु प्रॉपर्टी कभी भी बैंक तब तक नहीं ले सकता जब तक मतलब ओल्ड एज पीपल का, ओल्ड एज इंसान का डेथ नहीं होता। अगर वो 100-150 साल भी जिए, बैंक उस प्रॉपर्टी में अपना कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, मॉर्गेज है प्रॉपर्टी बैंक के पास, बट कब्जा नहीं कर सकता। अच्छा सर, कोई बोलेगा सर अगर मानिए कि उसका बच्चा लोग आके, चिल्ड्रन आके बाद में बोलता है कि नहीं ये मेरा फादर का प्रॉपर्टी है, हमें चाहिए, तो सिंपल बैंक बोलेगा कि भाई तुम्हारा पापा का जो लोन अमाउंट है वो चुकता कर दो, पर प्रॉपर्टी लेके दो। तो इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स क्यों? क्योंकि देखो ना, मॉर्गेज हो रहा है, बैंक की तरफ से ओल्ड एज लोगों को पेंशन भी दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी में बैंक का अधिकार नहीं आता जब तक वो बूढ़ा इंसान, मतलब ओल्ड एज पीपल, जब तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे चीजों में जो इनकम रिसीव करते हैं ना ओल्ड एज लोग, बुजुर्ग लोग, ठीक है, मतलब सीनियर सिटीजन वाले, उनके इनकम को एग्जेंटेड कैटेगरी में रखा जाता है। हेलो सर, मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ, आप लोग कनेक्टेड हो, समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो? सर यस सर। यही सब प्रोविजंस है सर इस चैप्टर में। ये चैप्टर गजब का चैप्टर है सर। ये तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाला हो गया, तो फिर पार्शियली क्या है सर? ये पार्शियली ना बेसिकली सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आप लोग जब सैलरी चैप्टर को पढ़ते हो या पढ़ोगे, तब आप देखना कि आपको ये सब टॉपिक मिलेगा। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी मतलब ये भी सैलरी लोगों को मिलता है। जो ग्रेचुइटी मिलता है ना, पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ एग्जेम्पशन भी होता है। लीव ट्रैवल कंसेशंस, ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं। एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड ऑन लीव ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ लीव बाकी था, उनका पैसा उनको, मतलब लीव क्या होता है ना, आपको छुट्टी मिलता है एनुअल, जॉब वाले लोग, सैलरी लोगों के लिए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इतना पक्का होता है अपने काम पे, पक्का बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है कि वो, उनको घर पे मन नहीं लगता है तो वो छुट्टी नहीं लेता है, काम नहीं करता है, ठीक है। या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड होते हैं, या फिर घर पे मन नहीं लगता, चलो काम पे चले जाते हैं। तो अगर आप अपना छुट्टी नहीं लेते तो लीव आपके क्रेडिट में बचता है, तो उसका बाद में इनकैशमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये सब पैसा बाद में जब आप रिसीव करते हो ना, कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा, कुछ अमाउंट एक्सेप्टेड होगा। ये सैलरी चैप्टर में डिटेल में, पेंशन पूरा टैक्सेबल नहीं होता। वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसीव, वीआरएस मिल के कई लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं ना, वीआरएस ले लिया, मतलब जॉब खत्म होने से पहले ही आप वीआरएस ले लिया और अमाउंट आपके हाथ में आता है। ये भी पार्टली एग्जेम्प्टेड पार्टली टैक्सेबल हो सकता है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, ठीक है, ये भी एक तरह का कॉम्पेंसेशन है, जो कंपनी कभी किसी को अगर बोलता है कि आप भाई आप बैठ जाओ, आपको अभी और आना नहीं है, ठीक है। जैसे आप वीआरएस ले सकते हो तो कंपनी भी आपको हटा सकता है, तो उस टाइम पे भी कंपनी की तरफ से आपको कुछ पेमेंट मिलता है। एलआईसी से अगर कोई रिसीव मिले, नेशनल पेंशन स्कीम की तरफ से अगर आपको कोई पेमेंट मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, exempt in respect of clubbed income of minor child, interest income arising in certain person, exemption specified income of Sikkimese individual, ठीक है। सिक्किमीज इंडिविजुअल का क्या है सर, बताएंगे। ये सिक्किमीज का कॉन्सेप्ट तो यहीं पर है सर, ठीक है, ये चर्चा कर लेंगे आपसे। तो देयर आर सर्टेन इनकम जो पार्शियली एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बेसिकली उस इनकम के बारे में बात करेगा जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, या फिर पार्टली बनेगा, पार्टली नहीं बनेगा। अरे वाह, इतना लंबा लिस्ट! यस सर, लंबा लिस्ट है। इस लंबा लिस्ट का सबसे पहले वाला जो टॉपिक मैं उठाऊंगा एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ कहानी को पहले सुन लो। सबसे पहला बात, तो बेसिकली ये जो है ये सेक्शन 10 का एरिया है सर, ठीक है।
The income which is exempt under section 10 will not be included for computing total income. देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है, income from which deductions are allowable under chapter 6 will first be included in GTI and then deductions will be allowed from GTI. ये क्यों इंस्टीट्यूट दिखा रहा है आपको, क्यों ये मैट के अंदर या नोट के अंदर बताया जा रहा है? इसको बताने के पीछे नोट्स का एक सिंपल कारण होता है, क्योंकि कई लोग चैप्टर 6 से और सेक्शन 10 को कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस है और चैप्टर 6 से डिडक्शंस है। So first you have to understand what is deductions and what is exemptions. Exemptions मतलब जो इनकम का पार्ट ही नहीं बनता। डिडक्शंस मतलब इनकम कैलकुलेट करने के बाद आप चैप्टर 6A के तहत 80C से 80U का डिडक्शंस ले सकते हो। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो चैप्टर 6 से, उन्हें मुझे और बताने का कोई जरूरत है नहीं, तो जरूरत नहीं इन द सेंस दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। बट जिनको अभी भी पूरा समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अभी उनको लंबा रास्ता तय करना है, जाना बाकी है, या फिर अभी अभी शुरू किया है पढ़ाई, उनको मैं एक अच्छा जगह दिखा रहा हूँ। आपको विजिट करना चाहिए इनकम टैक्स e-filing.government.in। ये हमारे सरकार का साइट है, ठीक है, हमारा सरकार भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार का इनकम टैक्स के साइट में विजिट करो। विजिट करके सर विजिट करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, कहाँ जाए, इधर चले कि उधर चले? सर इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है, यहाँ से आप अपना रिविजन भी कर सकते हो। कैसा रिविजन्स? देखो सर यहाँ पर कितना परसेंट के बारे में लिखा है, मैं आपको अभी अभी कुछ देर पहले कुछ इनकम के बारे में बोला। जैसे आप अगर सैलरीड हो, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप हिंदू अनडिविडेड फैमिली, ठीक है, यहाँ पर पर्सन्स भी है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिविजुअल एचयूएफ भी है, कंपनी भी है, नॉन कंपनी भी है, ठीक है। नॉन कंपनी में भी अलग अलग, कंपनी के अंदर भी डोमेस्टिक फॉरेन एंड इंडिविजुअल के अंदर भी कितना तरह का इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हो सकता है, ठीक है। सर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सैलरी को उठाता हूँ। अगर आपको सैलरी के बारे में काम का नॉलेज चाहिए, मतलब सिंपल मार्केट में जो लोग सिर्फ इनकम टैक्स फाइलिंग का काम करना जानता है, मतलब चाहते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा इनकम टैक्स में नॉट लाइक चार्टर्ड लोग तो करेगा ही, बट सिंपल अपडेट होना है। अब यहाँ जाओ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, टैक्स लैब्स, यहाँ क्लिक करो, आपको पूरा टैक्स लैब दे देगा, ठीक है। इसमें भी ग्रुप होता है, बेसिक्स में पढ़ाया गया सर कि बिलो 60, अबव 60, अबव 80। इसके साथ साथ अब और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आपको यहाँ पर डिडक्शंस भी नजर आएगा। ये देखो, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको कौन से सेक्शंस के तहत कितना कितना डिडक्शंस मिलेगा। जैसे 80C, 80CCC, 80CCD सब सेक्शन 1। सर मैंने हाल फिलहाल में एडवांस लेवल क्लास में डिडक्शंस चैप्टर को कवर किया, उस टाइम पे भी मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बोला। जैसे अगर आप 80C के तहत बात करें तो LIC प्रीमियम में पैसा रखते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हो, सर्टेन इक्विटी शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा रखते हो, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल पर भरते हो, अदर वेरियस आइटम्स, एन्युटी प्लान है आपका LIC में, या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है, कुल मिला के 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। मतलब अगर आप 10 लाख भी इनकम करते हो, उनमें से GTI ले सकते हो। मतलब ये आपका अगर मानो GTI है 10 लाख, अगर आपका GTI है ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी कमा लो, हाउस प्रॉपर्टी कमा लो, जहां से कमा के आ जाओ, फिर आप यहाँ से 80C के तहत अगर आपका अमाउंट कुल मिला के 1.5 लाख है, कुल मिला के, या फिक्स किसी एक में 1.5 लाख है, माइनस कर दो 1.5 लाख, मतलब इतना देर तक 10 लाख में टैक्स भरना पड़ता, अब आपको 8.5 लाख में टैक्स भरना पड़ेगा। और भी है लंबा लिस्ट कि आप क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं। इस ऑल डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, आपका खर्चा, एक्सपेंस का तरीका, सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इनकम टैक्स के साइट में जाके भी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने का बहुत तरीका है, बस इच्छा होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग पढ़ने का इच्छा थोड़ा कम रखते हैं, या फिर कभी कभी रखते ही नहीं। लेकिन आप लोगों के पास इच्छा है, मुझे पता है, आप लोग सब अच्छे बच्चे हो, इच्छा रखो और अपना जो लोग जानते हो ये ओके ओके, ठीक है, हम लोग अपना अच्छा काम करते रहना सकते हैं। ऑलवेज अपडेट रहना, ऑलवेज अपडेट रहना। ये सब क्लास में भी हुआ है, जिन लोगों का हुआ है मैं डिटेल्स में फिर करवाऊंगा।
और साथ साथ में आप इसको अपडेट भी करते रहना, करेंट मार्केट में क्या चल रहा है। इवन यहाँ पर लिखा भी रहता है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22-23, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, ओके, ठीक है सर, समझ गए। कंपनी के बारे में जानना है, जिसके बारे में जानना है, बिजनेस प्रोफेशंस के बारे में जानना है, मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के बारे में, नॉन रेसिडेंट के बारे में, एचयूएफ के बारे में, सब मिलेगा, सब मिलेगा, किताब में भी मिलेगा और इनकम टैक्स के साइड में भी मिलेगा। ठीक है, थ्री इडियट्स में एक डायलॉग जो बड़ा अच्छा लगता है, थ्री इडियट्स में भी है, ज्ञान जहां से मिले, क्या करना है सर, ज्ञान जहां से मिले, और क्या करना है बोलो। देखो सर, आप लोग ज्ञान दे रहना बकोर चाहिए। नहीं, लपेट लो। हिंदी का डायलॉग पूछा मैंने, लेते रहना चाहिए ऑब्वियसली, आई एम आस्किंग फॉर द मूवी डायलॉग। ठीक है, जहां जहां से मिले लपेट लो। ठीक, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये डिडक्शंस के बारे में, और ये सेक्शन 10 है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 10 एग्जेम्पशंस पे बात करता है सर, जो इनकम टैक्स का पार्ट ही नहीं बनता। ओके सर, इतना ना बोलो, माथा खराब हो जाता है। ठीक है सर, अगर आप लोग सुन के माथा खराब करते हो तो मैं बोल के कितना माथा खराब करूंगा। एग्जेम्पशंस व्हिच आर डिस्कस्ड अंडर द रेलेवेंट चैप्टर्स, बोल दिया सर, अब कितना बोले, सेक्शन 10। सैलरीड में कुछ मिलेगा आपको, जो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर दिख रहा है, सैलरीड में मिलेगा, मतलब सैलरी जब करोगे ना तो उसके सब पार्ट वगैरह सब मिल जाएगा। कैपिटल गेन पे हल्का मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी मिलेगा, जीटीआई में भी कुछ आपको डिडक्शंस का, एग्जेम्पशंस का एरिया में। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपको मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था, वही चीज का समरी ना। एग्जेम्पशन इनकम का सबसे पॉपुलर इनकम में से एक है एग्रीकल्चर। इसके बारे में हमारा संविधान क्या बोलता है, और इनकम टैक्स में सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सुन लो सर, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिंदगी तो क्वेश्चन आंसर पे ही बना हुआ है, पर पहले प्रावधान मतलब प्रोविजन। लेट अस नाउ have a look at the various income that are exempt from tax and the conditions that to be satisfied। जैसे कि वन ऑफ दी है एग्रीकल्चर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। द रीजन फॉर टोटल exemptions of agricultural income from the scope of central income tax is that under the constitutions central government has no power to levy a tax on agriculture। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का कोई पावर नहीं है। आप कोई बोलेगा सर स्टेट लगा सकता है, सर नहीं, सेंट्रल नहीं कर सकता तो स्टेट कैसे करेगा। ठीक है, स्टेट के पास कुछ लॉ बनाने का पावर है, ताकत है। ठीक है, स्टेट अपना कुछ लॉ बना सकता है, लेकिन हाँ, अगर उसमें कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो सेंट्रल उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल के पास पावर है, वो हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे केरला में एक गजब एक लॉ है, मैं कल ही उसके बारे में अपडेट देख रहा हूँ। जैसे जीएसटी वगैरह तो होता ही है, केरला में एक टैक्स लिया जाता है सर, फैट टैक्स। फैट टैक्स इसमें लिया जाता है। फैट टैक्स मतलब समझते हो, फैट टैक्स इन केरला, ये है बर्गर, मतलब जो अनहेल्दी खाना है ना सर, जिसको खाने के लिए हम लोग पागल होते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग का एक बड़ा गजब का एक्टिविटी है, जो अनहेल्दी है उसे वही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे पिज्जा बर्गर ये अनहेल्दी होता है, तो पीस अनहेल्दी होता है, इसको फैट टैक्स कैटेगरी में डाल दिया गया, और ऐसे प्रोडक्ट में सरकार की तरफ से 15% फैट टैक्स लगता है, केरला सरकार। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेगा। अमेरिका में एक स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबली मिसिसिपी या मिसौरी ऐसा एक बोल के स्टेट है, वहां पर अगर कोई शादी नहीं करता है लड़का लोग, तो उन पे टैक्स लगता है। शादी ना करने के कारण टैक्स देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर ऐसे जगह में ना ऐसे ही जनसंख्या बहुत कम है, और अगर कोई शादी नहीं करेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, और पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा तो गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाता है। कनाडा, कनाडा में इतना प्रॉब्लम है जनसंख्या का, मतलब इतना कम जनसंख्या है कि लास्ट 60 साल में
पहली बार ऐसा हुआ है कि कनाडा में पॉपुलेशन 10 लाख बढ़ा। लोगों को काम करने का, काम देने के लिए लोग नहीं है सर, काम इतना है, लेकिन कौन काम करेगा। इसलिए कनाडा गवर्नमेंट कुछ लिबरल पॉलिसी लाया है, अलग अलग कंट्री से लोगों को बोल रहे हैं आओ भाई हमारे देश में आओ, काम करो, रहने का पैसा भी देंगे, काम भी देंगे। ठीक है, ऐसा हालत है। तो ये कुछ ये वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा प्रॉब्लम है सर। हमारे यहाँ पर टू मच है, उनके पास टू लिटिल है। चलो सर ठीक है। क्या सोच रहे हो, कनाडा चले जाओगे? अरे पंजाब तो आधा कनाडा में बस गया जाके, आप लोग भी बैठ जाओ जाओ। आधे से ज्यादा पंजाबी लोगों को पूछो कहाँ जाना है, भाई कनाडा जाना है, आप लोग भी चले जाओ टाटा करके। ठीक है सर, सबका अपना इच्छा है, दुनिया सबके लिए है, जो जहाँ चले जाए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है सर। चलो बहुत हुआ कहानी, अब थोड़ा लिखना है और क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लिखाना भी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A। ठीक है, ऐसे तो एग्रीकल्चर के बारे में कहीं पर कुछ प्रॉपरली बोला नहीं है, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना चाहिए। चलो चलो, तुमको लेकर चले कहाँ, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर विभाग। सर हेडिंग करो, एग्रीकल्चर इनकम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ठीक है, लिखे इसमें एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम is exempt if agricultural land is situated in India। मतलब अगर आप इंडियन हो और आपके फॉरेन में एग्रीकल्चर जमीन है, फॉरेन मतलब बांग्लादेश में रहने से भी, सर बांग्लादेश फॉरेन हो गया 47 के बाद से। ठीक है, सर बहुत सारे लोग हैं सर वेस्ट बंगाल में आज भी हैं जिनका बांग्लादेश में जमीन है, कभी कभी जाते हैं। सर आपको पता है क्या, मैं देखता हूँ सर, बांग्लादेश जाते हैं जमीन वगैरह बेच के आते हैं। मतलब अगर आपको बांग्लादेश जमीन बेच के आओगे तो इंडिया में टैक्स देना होगा, आंसर इज यस। लेकिन सर छुप छुप के, हाँ छुप छुप के बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। बांग्लादेश तो अपना ही जगह है ना, ऐसा ही सोच लेते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक बांग्लादेश इज ऑल्सो फॉरेन। पाकिस्तान, पाकिस्तान जाना मुश्किल है। नेपाल भूटान सब फॉरेन में ही काउंट होता है। As per section 10 subsection 1 agriculture income is exempt if agricultural land is situated in India as per common rule. If an income is exempt, such income is not formed part of an income। ठीक है, not formed part of total income। In some cases, or some situation,
agricultural income is taken into consideration. Taken into consideration for the computation of tax liability. For the computation of tax liability. ठीक है? Which is popularly known as इसका एक नाम है, जो किस चीज का नाम है बोलो तो नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, देयर आर सर्टेन केसेस व्हेन एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैलकुलेशंस का पार्ट बनाया जाता है। इस चीज का जो नाम है इसे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। सर आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? काफी देर से कोई आवाज नहीं है, थोड़ा दे दो सर। यस सर। हाँ सर। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। थैंक यू सर। दिस इज नोन एज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। सर क्या है इंटीग्रेशन? कौन किससे इंटीग्रेट करेगा? हमें सब मालूम मिल जाएगा सर। मुझको मालूम है और उनको खबर होगी। सर क्या मालूम करना है? सर रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन मालूम करना है। अच्छा इसमें एक चीज ऐड करो, इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपको एग्रीकल्चर इनकम को इनकम टैक्स का पार्ट बनाना पड़ेगा। पॉइंट ए, एसएससी मतलब जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल HUF AOP DOI, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब एक्सेट्रा मत लिखिए सर, एक्सेट्रा मत लिखिए, स्पेसिफिक है। इंडिविजुअल HUF AOP BY के लिए ये रूल लागू होता है, ठीक है। एसएससी मस्ट बी इंडिविजुअल HUF AOP BY और एवरी आर्टिफिशियल juridical person, juridical person। ये juridical person कौन होते हैं सर? और लोकल अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी, इनको काउंट किया जाता है। ये सब मैं पर्सन पढ़ाने के टाइम पे बेसिक में समझा रहा। नॉर्मली आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आते हैं सर टेम्पल, चर्च, मस्जिद, इस तरह का, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। लोकल अथॉरिटी में कौन पढ़ते हैं? जिला परिषद, पंचायत, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। तो ये जो सरकारी ऑफिसेस हम लोग मानते हैं, हर एरिया में चलते हैं, इनका जो अर्निंग वगैरह हो सकता है। तो एसएससी कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF होना चाहिए, AOP होना चाहिए, BOI होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन, जुरिडिकल पर्सन होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी हो सकता है।
बट ब्रैकेट में लिख दो दिस रूल इज नॉट फॉर कंपनी एंड फार्म LLP। इनके लिए रूल नहीं है, ठीक है, ये रूल इनके लिए नहीं है, कंपनी के लिए या फिर फार्म के लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए है, AOP के लिए है, DY के लिए है, बट इनके लिए ये कंडीशंस है। पहला कंडीशंस। दूसरा कंडीशंस, नेट इनकम मस्ट एक्सीड, मतलब एग्रीकल्चर का नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक, सॉरी एग्रीकल्चर का नहीं, ओवरऑल इनकम SSC का ओवरऑल इनकम, नेट इनकम मस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? दैट इज 2,50,000 और 3 लाख और 5 लाख। मतलब अगर आप बिलो 60 के हो तो आपके लिए लिमिट क्या है? 2.5 लाख। अगर आप 60 से 80 के अंदर हो तो 3 लाख, और अगर आप 80 लाख, सॉरी 80 प्लस के हो तो 5 लाख। तो सर ये नियम है बेसिक लिमिट। तो क्या बोलता है सर, रूल क्या बोलता है कि आपका नेट इनकम सारा इधर उधर माइनस करने के बाद बेसिक लिमिट क्रॉस करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट द एग्री इनकम मस्ट एक्सीड, एक्सीड मतलब क्रॉस करना, कितना? 5 लाख एनुअली। एग्री इनकम मस्ट एक्सीड ₹5। सब एनुअल लेवल पे बात है। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, यही रूल है, जो है वही बता रहा हूँ। अगर आपका नेट इनकम दूसरे किसी भी सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, कहीं से भी कर लो, अगर नेट एक्सिट, अगर बेसिक लिमिट क्रॉस कर जाते हो, और अगर आपका एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा जा रहा है, और अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, HUF हो, BY हो, AOP हो, आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन हो, म्युनिसिपल अथॉरिटी हो, तो फिर आपका इनकम को आर्टिफिशियल रूल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के साथ जोड़ा जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो। ठीक है सर, अब आपके मन में सवाल चल रहा है, सर ये रूल ऑफ मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन जो है, इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? चलो फिर दिखा देते हैं सर। इफ दी above condition satisfied, tax liability will be calculated as follows. Step 1, स्टेप 1, 5 स्टेप लिखाएंगे, ध्यान से लिखना सर। इस स्टेप को 5 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, अलग अलग स्टेप ढंग से लिखा जा सकता है, बट लेकिन ओवरऑल जो तरीका है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या है। एड एग्रीकल्चरल इनकम विथ नेट इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम को नेट इनकम के साथ ऐड करो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी और स्टेप 1। तो स्टेप 1 का जो भी आपका टोटल इनकम बनेगा विथ एग्रीकल्चर इनकम,
उसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट, मतलब एज पर द स्लैब, मतलब जो टैक्स रेट मार्केट में प्रीवेलिंग रहेगा। स्टेप 3, एड एग्री इनकम, एग्री मतलब एग्रीकल्चर पूरा लिख सकते हो आप लोग, विथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। एड एग्री इनकम विथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। स्टेप 4, calculate tax liability for step 3. Step 5, स्टेप 2 का जो आंसर होगा, स्टेप 2 का जो आंसर होगा, स्टेप 4 का जो आंसर होगा, स्टेप 2 से स्टेप 4 को माइनस कर दें। इसको अलग अलग ढंग से किया जा सकता है, पर ढंग कुछ भी रखो। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको 5 स्टेप लिखाया, स्टेप थोड़ा बदल भी सकता है, या लिखने का तरीका हल्का फुल्का आपको कहीं कहीं चेंजेस नजर आ सकता है, बट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बदले। बात को समझे, ठीक है? मैं दिखाता हूँ। एक और एक स्टेप है, ये देखो, ये भी एक स्टेप है। Add agri income with the non-agriculture income, compute the tax of the aggregate, add the net agriculture income with the basic limit। मतलब मैंने इसको थर्ड स्टेप में लिखाया, बट यहाँ पर सेकंड स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स लायबिलिटी बोला। फिर स्टेप 3 में डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स calculated in step 2 from the income tax deduct calculated in step 1 minus step 2, sums to arrive that shall be increased by surcharge। अगर चार्जेस वगैरह लगेगा तो चार्जेस दो, अगर नहीं है तो मत दो, अगर 87 नहीं लगेगा तो वो दो, वो नॉर्मल बात है, इसलिए मैंने इसको लिखा है नहीं, ठीक है? और अगर एडुकेशन सेस है तो वो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है सर? ये जो 4 और 5 है, 4-5 एक्चुअली ये नॉर्मल बात है, ठीक है? 4-5 बाई डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है कि 87 ये लगेगा कि नहीं लगेगा, सेस तो लगना ही है सर, ठीक है? सेस तो लगना ही है, और 87 नहीं है या 4.5, कोई दोनों में से कोई भी एक लगेगा। अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो 4.5 लगाना। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, 5 लाख या 5 लाख के नीचे है तो 87 ही यूज कर लो, रिबेट लगा लो सर, 12,500 का जो रूल है। तो ये नियम तो आपको नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए इसको स्टेप में लिखाने का जरूरत मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं लिखा है। अच्छा, तो सर स्टेप तो समझ गए, अब कुछ कैलकुलेशन भी सिखा जाए। चलो सर एक क्वेश्चन लिखो ना, एग्जाम्पल। मिस्टर एक्स, जब कुछ समझ में नहीं आता है हम लोग क्या करते हैं, एक्स, है ना? चल एक्स की कॉपी में इतना ज्यादा होता है, मिस्टर एक्स जब आएगा बोलेगा मेरे नाम पे इतना सारा क्या, मेरा पेटेंट दो सर। मिस्टर एक्स अभी पेटेंट मांगेगा, मेरा नाम यूज करने का पेटेंट। मिस्टर एक्स गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दिया? फॉर द प्रीवियस ईयर क्या लिखे? जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे, जो अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर बन जाएगा, असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा, क्योंकि मार्च खत्म होने को है, ठीक है सर? कुछ इनकम, यस सर इनकम किया ना, क्या इनकम की सर? इनकम फ्रॉम हाउस, इनकम फ्रॉम हाउस, 3 लाख का प्रॉपर्टी से इनकम भी बढ़िया है। इनकम अंडर द हेड पीजीपीटी, सब कैलकुलेटेड है, मानो 1.5 लाख का, चलो बढ़िया है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन,
शॉर्ट टर्म 50,000 का है। इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कमाने 2 लाख का मान लो, ठीक है। और क्या लिया जाए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितना करें, बैंक इंटरेस्ट, ठीक है। $30,000। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, सिंपल रखना चाहता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें देना नहीं चाहता। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 40,000। कैलकुलेट tax liability if Mr. X, calculate tax liability if Mr. X has degree income of degree income of 1,70,000, ज्यादा नहीं 1,70,000। तो मुझे प्लीज इतना बताओ सर, अगर किसी ने एनुअली 1,70,000 का एग्रीकल्चर इनकम किया है किसी इंडिविजुअल ने, तो क्या हम लोग रूल ऑफ परचेज इंटीग्रेशन एप्लीकेबल करेंगे? बोलो सर बोलो, क्या रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हम लोग? अभी अभी मैंने आपको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल लिखाया, ये देखो सर, क्लास करते करते तो याद करना पड़ेगा ना। एसएससी इंडिविजुअल होना चाहिए, एचयूएफ होना चाहिए, यूएफ होना चाहिए, बीयूबी और बीवाई होना चाहिए, कंपनी और लोकल फार्म नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है या नहीं? हेलो, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल है या नहीं है? यस सर है। तो पहला कंडीशन फुलफिल किया, एग्रीकल्चर इनकम यस 5,000 क्रॉस किया कि नहीं? एग्रीकल्चर इनकम नो सर। ओए 1,70,000 कमाया, तुम बोल रहे नो सर। यस सर। इनकम कितना क्रॉस करना चाहिए? 5,000 क्रॉस करना चाहिए। और हमारे एग्जाम्पल में कितना हुआ है? 1,70,000। तो 2 कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन का क्या सर? तीनों कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा कि उनका नेट इनकम 2,50,000, 3,00,000 या 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर 60 साल के नीचे है, सर मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये 60 के नीचे है कि 60 के ऊपर का है या 80 के हैं, बोले नहीं सर। तो क्या मानेंगे? सर 60 मानेंगे। बिलो 60 मानेंगे। 60 मानेंगे कि बिलो 60 मानेंगे? यस बिलो 60। बिलो 60। तो एज्यूम यस सर, तीनों तीनों ये कर रहा है क्योंकि उसका टोटल आ रहा है 5,70,000 एडी इनकम हटा के। क्या इनकम हटा के? एग्री इनकम हटा के। एग्री एग्री इनकम हटा के 5,70,000 आ रहा है। वेरी गुड सर। मिस्टर एक्स, एज्यूम मिस्टर एक्स इज बिलो 60 years of age, ठीक है, लिख दो। अब कंप्यूटेशन दिखाओ सर। स्टेटमेंट ऑफ computation of net income और assessment year 22-23, sorry, assessment year 23-24, previous year 22-20, okay।
अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? जस्ट पुट करो, टोटल करो, कुछ काम नहीं है यहाँ। आप लोग मुझे हर कोई बताओ, मुझे सिर्फ विश्वजीत का ही आवाज आ रहा है। जब आप सबसे मांगे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? विश्वजीत बोल, बाकी लोग तो बोलेगा नहीं, तो ही बोल दे। 3 लाख। सर 3 लाख। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1.5 लाख। 1.5 लाख। बाकी लोग हाँ हो बोल देना बीच बीच में। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन? 50,000। सर कैपिटल गेन दो तरह का है, एक शॉर्ट टर्म है। सर मैंने कोई 111 ही नहीं दिया, ठीक है। 2 सेक्शन होते हैं कैपिटल गेन में, बेसिक्स में भी पढ़ाया और कैपिटल गेन हेड में भी मैं इसके डिटेल्स में चर्चा किया, जो लोग कर चुके हो। नहीं हुआ है, जब कैपिटल गेन करेंगे तब करेंगे। तो कहने का मतलब है बेसिक्स में भी आप लोग कैपिटल गेन का टैक्स स्लैब देख चुके हो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई अलग टैक्स रेट लगता है कि नॉर्मल स्लैब लगता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई अलग टैक्स रेट लगता है कि स्लैब लगता है? सर अलग टैक्स रेट। क्या रेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, क्या रेट है? बोलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या रेट लगाते हो? कैपिटल गेन के बारे में बेसिक्स का क्लास अगर आपने ठीक ठाक से नोट डाउन किया तो आपको पता होना चाहिए। आपको कैपिटल गेन भी कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, ये बेसिक कराने के टाइम पे मैं सब चीज कवर करता हूँ। आप लोग ऐसे उल्टा सीधा जवाब देने से थोड़ी चलेगा सब। आंसर लग जाता है वहाँ पर। नॉर्मली शॉर्ट टर्म 111A होता है, 112 होता है ना सर? 112 होता है, 112 होते हैं, 112A होते हैं, और बाकी जो इनकम होते हैं उनका क्या? बाकी जो इनकम होता है उनका क्या? फार्म इनकम। लॉन्ग टर्म पे 20% रेट लगता है और शॉर्ट टर्म पे जो सर 111 पे फ्लैट 15% टैक्स रेट है, और फिर जो अदर शॉर्ट टर्म उस पे नॉर्मल स्लैब रेट। ये देखो सर, ये देखो, इस चीज को मैंने बेसिक के टाइम पे भी आप लोगों को क्लियरली लिखा है। तो जो कैपिटल गेन पे लगता है, कैपिटल गेन में अब ये मत पूछो सर 112 क्या है, 112A क्या है, क्योंकि अभी इस पे नहीं पढ़ना चाहता मैं, ठीक है। 112 भी एक आपका लॉन्ग कैपिटल गेन के बारे में बोलता है, इसमें भी लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, जिसमें 112 बोलते हैं कि अदर देन एलडीसी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 112 में, इसको छोड़ के आपका रेट लगता है 20% का, ठीक है। और ज्यादा डिटेल्स आपको मैं कैपिटल गेन में बोलूंगा। और 112A में भी अगर आप लॉन्ग टर्म करते हो तो उसमें अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर जाता है तो 10% रेट लगता है, ठीक है। दिस आर द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में मैंने इसके बारे में बोला। तो इन सिंपल कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% टैक्स रेट लगता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का पार्ट है, अगर 111A का पार्ट है तो 15% टैक्स रेट लगता है, 15%। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर जो होता है सर, ठीक है। उसमें नॉट जस्ट विद इन 1 ईयर का खेल है, और भी चीजें हैं, ठीक है, और भी चीजें हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर 111A का पार्ट है तो 15% रेट लगता है। और अगर वो ये 115BB वगैरह तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आ गया, ठीक है। तो बाकी जो भी इनकम आपका लगता है कैपिटल गेन पे, बाकी स्लैब में चला जाएगा, बाकी स्लैब में चला जाएगा। तो 112 में 20%, 112A में 10%, ठीक है। 112 में 20%, 112A में 10%, अगर 1 लाख के ऊपर आपका कैपिटल गेन जाए तो, ठीक है। और इधर आपका 111A के तहत 15%, 111A के तरफ से अगर देखा जाए, अगर आपका शेयर 111A के पार्ट ए का पार्ट होता है
तो 15%। अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको स्लैब में ही उसको काउंट करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसके अगर अंदर ये नहीं बोला है कि 111 ए की है कि नहीं है, इसके बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको उसे नॉर्मल स्लैब के अंदर काउंट करना पड़ेगा। दिखा देता हूँ आपको कैपिटल गेन, ये सामने मिल जाता है रेट ऑफ टैक्स। कहाँ चला गया भाई, 112 लॉन्ग टर्म। A, short-term capital gain arising on transfer of listed equity shares, unit of equity-oriented fund, unit of business trust, 15% if STD has been paid. Short-term capital gain arising on transfer of other short-term capital assets will be chargeable at a normal rate of tax. देख रहे हो सर, अगर क्वेश्चंस में कई बार ये मेंशन करता है कि 111 ए नहीं मेंशन किया, बात को समझे मैं क्या बताना चाह रहा, आप लोग कंफ्यूज होते हो इसलिए मैं इस रेट को आपको फिर से दिखाया कि 111 ए का बात है, अगर क्वेश्चन मेंशन किया है तो आपको इसी हिसाब से 15% लगेगा। ठीक है, अगर 112 ए का मैटर है जो लॉन्ग टर्म पे लगता है तो उस पर 10% अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा है तो नॉर्मली शेयर के केस में लगता है, शेयर वगैरह के केस में। 112 अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी वगैरह है तो इसमें 20% भी होता है, 10% भी होता है लॉन्ग टर्म पे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म पे अगर कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो 20%, कुछ नहीं बोला तो भी 20%, और शॉर्ट टर्म में अगर कुछ नहीं बोला, short term capital gain arising on transfer of other short term capital asset would be chargeable at normal rate of tax, that means slab। बोलो सर, बात समझ में आएगी नहीं? तो मैंने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बोला और एक लॉन्ग टर्म बोला, तो लॉन्ग टर्म पे 20% लगाना है, शॉर्ट टर्म स्लैब में आएगा, क्योंकि मैंने कोई सेक्शन मेंशन नहीं किया, मैंने कोई 111 ए 112 ए ये सब मेंशन नहीं किया। कंफ्यूजन दूर करना सर, जिनको थोड़ा, जो लोग कैपिटल गेन पढ़ चुके हो, जो लोग बेसिक्स को भी अच्छे से पढ़ चुके हो, स्पेशली जो लोग कैपिटल गेन पढ़ चुके हो उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉपरली आप लोग क्लास में किए हो, अगर घर पे रिवाइज किए हो। और जो नहीं किया वो जब कैपिटल गेन पढ़ेगा इसके बारे में और भी डिटेल चर्चा वहां पर मैं करूंगा, फिलहाल मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी कैपिटल गेन नहीं चल रहा है सर। अब बोलोगे सर तो फिर कैपिटल गेन नहीं चल रहा है तो फिर क्वेश्चन में क्यों आ रहा है? सर यही तो टैक्स का दुविधा है। टैक्स पढ़ने के टाइम पे आपको पढ़ाया जाएगा इनिशियल स्टेज में, फिर भी एडवांस लेवल सामने आ जाएगा, तो कुछ कर नहीं सकते, आपको इसी तरह से अपना माइंड को बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स है, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मैं बोल तो दे रहा हूँ ना सर। तो शॉर्ट टर्म और क्या है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कितना हुआ रे? 2 लाख। लॉन्ग टर्म हुआ 2 लाख, और कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी कुछ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में कौन आता है? बैंक इंटरेस्ट आता है। बैंक इंटरेस्ट कितने का हुआ आपका? 30,000 का। डिविडेंड कितना दिया आपने? तो दिया नहीं, लिया। बोलो। अच्छा, ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? फॉरेन वाला। ऐसे इंडियन वाला भी होता तो भी टैक्सेबल होता, पहले एक रूल था डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, बट अभी नहीं। तो फॉरेन डिविडेंड फॉरेन कंपनी से टैक्सेबल है 40,000। कुछ बचा क्या? एनीथिंग बच गया? नहीं सर। टोटल कितना हुआ? 5,70,000। 5,70,000। अब बताओ। अच्छा, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर और एक चीज भी देखना चाहिए सर, नेट इनकम पूछा है ना, 5,70,000 मेरा ग्रॉस आया है, दिस इज माय जीटीआई, दिस इज माय नेट जीटीआई। इनकम 7,40,000। कैसे रे 7,40,000 क्यों आ दिया? 5,70,000 प्लस एग्री इनकम 1,70,000। अरे नहीं, एग्री को छोड़ के, एग्री को छोड़ के, मतलब मेरा जीटीआई कितना आया सर? 5,70,000। ठीक है, यहाँ से मुझे अगर डिडक्शंस का कोई डेटा होता, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U,
तो मैंने आपको इनकम टैक्स की यहाँ से भी दिखा रहा था। मानो कि अगर आपका कोई LIC प्रीमियम वगैरह होता, ठीक है, मानो कि आपने कोई एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट भरता होता, ये जो 80C 80D 80E 80EE 80E ऐसा कुछ भी अगर होता, क्वेश्चन में अगर अवेलेबल होता तो मेंशन करना पड़ता और डिडक्शंस लेना भी पड़ता। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ऐसा कोई भी डेटा नहीं था, तो नहीं था तो फिर दिखाने का जरूरत है क्या? हाँ सर, फॉर्मेट मेंटेन करने का जरूरत है। यू मस्ट मेंटेन द फॉर्मेट। ओके, देना नहीं है तो ब्लैंक छोड़ो, नील लिख दो, तो आपका नेट इनकम पड़ जाता है 5,70,000। अब सर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, आप इंडिविजुअल निकल गए, आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आप बिलो 60 के हो, 2.5 लाख लिमिट है, 5,70,000 आपका इनकम बन रहा है, और आपका सर एग्री इनकम टैक्स लायबिलिटी है 54,080। टैक्स लायबिलिटी 54,080 पता नहीं सर, देखना पड़ेगा, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के टाइम पे तो फिर आप लोग बात समझ गए ना सर? 3 कॉन्सेप्ट था, 3 कंडीशन था, क्या एसएससी इंडिविजुअल है, यूचूएफ है, यूपी है, बीओ है, मतलब क्या कंपनी और फार्म है? नहीं है, तो फिर बाकी कुछ भी है तो चलेगा, रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन आ सकता है। इनकम 2.5 लाख क्रॉस कर गया, मतलब बेसिक लिमिट क्रॉस कर गया, एग्री इनकम 5,000 क्रॉस कर गया, तो रूलर पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल करना है। ये 5 स्टेप फॉलो करके, ये 5 स्टेप फॉलो करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन। वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। सीखने के टाइम पे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको बस एक छोटा सा पॉइंट लिखना है, एसएससी इंडिविजुअल है, नेट इनकम 5,70,000 का है, एग्री इनकम 1,70,000। चलो, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब करना है टैक्स लायबिलिटी। तो क्या करे क्या ना करे, या कैसे मुश्किल है, कोई तो बताए मुझे। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे करना है भाई? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। स्टेप वन बोलो, विश्वजीत, कोई भी, आयन, एनीवन, कैनन, क्या होगा? ऐड सर दोनों को ऐड कर देंगे, 5,70,000 1,00,000। ऐड एग्री इनकम विद द नेट इनकम, एग्री इनकम को नेट इनकम के साथ ऐड करो। तो एग्री इनकम कितना है, सॉरी, एग्री इनकम कितना है सर? 1,70,000। 1,70,000। थैंक यू। तो 1,70,000 मेरा एग्री है और नेट इनकम है 5 लाख, दोनों मिलकर बन रहा है 7,40,000। स्टेप 2 क्या करें? बहुत सिंपल है, इस अमाउंट का टैक्स लायबिलिटी कितना होगा सर? इस पे 115 PAC अप्लाई नहीं करना है, रेगुलर प्रोविजंस। क्वेश्चन अगर अलग से कुछ नहीं 2.5 लाख बोलेगा, से 5 लाख 12,500, 5 लाख से 7,40,000, 48,000। अप टू 2.5 लाख at the rate nil, greater than 2.5 lakh to 5 lakh at the rate 5%, and greater than 5 lakh to 10 lakh, ठीक है। तो मैं रेगुलर पे जा रहा हूँ सर, मतलब अगर इसको आप यहाँ से भी देखो, 2 प्रोविजंस आपको दिखेगा, देयर इज 2 टैक्स, मतलब देयर इज टैक्स स्लैब में आपको 2 मिलेगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है ना एग्जाम में, रियल सिचुएशंस में जिसमें टैक्स, जिसमें फायदा हो वो यूज करना चाहिए, और एग्जाम में अगर कुछ ना बोला हो तो रेगुलर यूज करो। और अगर क्वेश्चन मेंशन करता है 115 PAC, मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ भी मेंशन कर सकते हो, पर डिडक्शन वगैरह नहीं करते, तो नॉर्मल केस में रेगुलर प्रोविजन अप्लाई करना ही बुद्धिमानी का बात है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन टोटल इनकम का दिया है और आपको कुछ नहीं बोला है, तो आप देख लो कि किसमें फायदा है, वही आप मेंशन करो, दोनों करके दिखा, सिंपल बात। जैसे ये देखो, दोनों है ना, एग्जिस्टिंग टैक्स लीजिए, मैं न्यू टैक्स, 115 PAC अप्लाई करोगे तो टैक्स रेट अलग हो जाएगा, और एग्जिस्टिंग वाले में अप्लाई करोगे तो आप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। इसी को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या।
काम ही क्या है सर? 5 लाख से 10 लाख तो जाएंगे नहीं सर। 7 लाख कितना रे? 40 एट द रेट कितना? 20। अब आगे जाने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका 12,500, तो इधर देना ही पड़ेगा। मतलब 2.5 लाख से 5 लाख का गैप कितना होता है? 2.5 लाख से 5 लाख का गैप होता है 2.5 लाख का, मतलब 2,50,000 का। 2,50,000 पे 5% लगाओ ना सर। 2,50,000 पे 5% 12,500 ही होएगा। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में, नहीं आएगा तो बोलो। और 5 लाख से 7.5 मतलब सॉरी 7,40,000 मतलब 2,40,000 पे 20% कितना होता है? 48,000। 48,000 सर। हाँ ठीक है 48 सर। 48,000 एंड 12,500 टोटल करो कितना होगा? 60,500। कुछ ना करो चुपचाप रख दो। सेल्स वगैरह यहाँ मत लगाने का जरूरत नहीं है, लगा सकते हो बट बात सेम ही है। स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 हमें पूछा है ऐड एग्री इनकम प्लस बेसिक लिमिट। एग्री इनकम इज 1,70,000, बेसिक लिमिट इज 2,50,000 बिकॉज इनका एज 60 से नीचे है। तो 2.5 लाख प्लस 1,70,000 करने से कितना आएगा टोटल? 4,20,000। 4,20,000 पे टैक्स लायबिलिटी देखेंगे, है ना? सेम कॉन्सेप्ट स्टेप 4 सर। 2.5 लाख तक नील है, वी नो दैट। सो नील प्लस 12,500 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 12,500 नो भी सर नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। 2.5 लाख से 1,70,000 पे 5% हो जाएगा 8,500। 2.5 लाख से 4,20,000 मतलब 1,70,000 पे 20% 5%। 1,70,000 इंटू 5% कितना होता है? 8,500। और कुछ लैब में आएगा क्या? और कुछ नहीं है नो सर। तो टोटल कितना हो गया? 8,500। ठीक है ओके ना सर? बस इतना सा काम था। लेकिन अभी स्टेप 4 स्टेप 5 क्या करेंगे? 60,500 से 8,500 को माइनस कर देंगे। स्टेप 5 स्टेप 2 स्टेप 4 क्या हो जाएगा? 52,000। 50 52,000 52,000। 60,500 माइनस 8,500 कितना मतलब 52,000। यस सर। इसके ऊपर आप लगा दो एजुकेशन सेस 52,000 पे 4% लगाओ। 2,080। अच्छा सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 2,080 कितना होगा? 54,080। 54,080 ठीक है 54,080। बोलो सर भाई आप लोग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? एक छोटा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है सर। 3 लाख 2 लाख 5 लाख 5 लाख और इधर 70,000 और इधर 50,000 सर क्या हुआ? 5 लाख 70,000 कैसा है? 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 5 लाख और इधर 70,000 लॉन्ग टर्म को नहीं लिया आप लोग? इसको फिर ज्यादा होएगा वो।
ये तो ज्यादा होगा ना। हाँ सर। फिर उन्होंने बोला नहीं, मुझे अभी याद आया। एक काम करो सर, फिलहाल लॉन्ग टर्म को हटा ही दो क्वेश्चन, ये अब आपको बाद में दिखाता हूँ। लॉन्ग टर्म को क्वेश्चन से हटा दो, ठीक है। आपको रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन सीखना था, उसके लिए दैट इज एनफ, ठीक है। और ऐसे भी लॉन्ग टर्म में रेट अलग होता है, तो जब रेट अलग रहेगा तो कैलकुलेशन में कैसे बाइफरकेट करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग घर पे उसको ट्राई करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करना, कैसे बाइफरकेट करना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले लिखो, फिर आगे का बात करता हूँ। 5,70,000 को क्वेश्चन से ही हटा, सॉरी लॉन्ग टर्म को क्वेश्चन से ही निकाल दो, ठीक है। नहीं तो फिर से बेकार हो जाएगा और आप लोग बाद में बोलोगे सर क्या कर दो। जस्ट रब कर दो, 5,70,000 को रब करो, सॉरी 2 लाख को रब करते, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इतना बताओ। तब जब एग्रीकल्चर इनकम पे ये सब कंडीशन आ जाएगा, तब एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करने का सिस्टम है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन, ओके। बट ये कंपनी या फार्म के लिए लागू नहीं होता है। बोलो, बात समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन में दे रहा हूँ एग्जाम्पल 2 के तहत, ये होमवर्क रहेगा, लिखो पहले। मिस्टर एक्स gives the following info. Income under the head house property 2 lakh. Income under the head business and professions 2 lakh. Income under the head capital gain. ध्यान से लिखना, थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा हूँ सर, इसको मैं लिटिल बिट ट्रिकी कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख का है, और शॉर्ट टर्म 111A 1 लाख का। सर ये ट्रिकी कैसे हो रहा है, क्योंकि रेट अलग होता है, तीनों इनकम का अलग अलग रेट है, इसको ध्यान से पुट करना है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इसमें भी कुछ हेडिंग करिए। इनकम ऑन कंपनी डिपॉजिट्स 10,000 का है, इनकम ऑन कंपनी डिपॉजिट्स 10,000 का है, और एक ले लो कम फ्रॉम बैंक, इनकम फ्रॉम फॉरेन डिविडेंड, इनकम फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन। तो इसको छोड़ ही देते हैं, छोड़ दो, ये बेकार, जरूरी नहीं है अभी, जरूरी नहीं है। इनकम डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी वो पहले क्वेश्चन में तक किए हैं, वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। चलो इतना ही रख लेते हैं, इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ये आप लोग घर पे ट्राई करें, ठीक है। इसका डिस्कशन मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करूंगा, लेकिन ट्राई मस्ट। एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना हिंट दे सकता हूँ कि ये जो 3 एरिया है ना सर, अच्छा विनिंग कुछ दिया नहीं, ठीक है छोड़ो,
ये जो 3 एरिया है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड ST111 है, तीनों का रेट अलग होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। कैसे करना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। माथा लगाना, दिमाग लगाना, जो लगाना है वो लगा देना, लेकिन सोच के करो, ठीक है सर। ओके, ये होमवर्क रहेगा। चल बाकी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक रूल लिखा देता हूँ। ये रूल भी जरूरी होगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करने के टाइम पे हेल्प करेगा। देयर इज अ रूल। 3 तरह का प्रोडक्ट होता है सर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम बिटवीन बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर। कुछ एग्रीकल्चर ऐसे भी है हमारे देश में जिसे आधा बिजनेस और आधा एग्री में बांट दिया गया, ठीक है। जैसे कि एक आपका टी है, कॉटन है, टोबैको है, शुगर केन है, बेसिकली जो कॉमर्शियल होते हैं, ठीक है। इसमें शुगर केन, कॉटन, टोबैको, इसमें सिमिलर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 7A 7B रूल 8, मतलब टी, कॉफी, रबर, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ना आधा बिजनेस आधा एग्रीकल्चर, आधा नहीं बोलना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेट परसेंटेज इज देयर, 60-40, 75-35, सॉरी 75-25, 65-35, इस तरह का परसेंटेज। तो एक बार आप रूल लिख लो, तो रूल लिख लो, काम आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोग समझ जाओगे कि आखिर हो क्या रहा। देखो सर, रूल 7A 7B एंड 8, पहले इसको लिखो, बाद में रूल 7 क्या है वो भी बता दूँ। रूल 7 में शुगर केन, कॉटन, ये सब आ जाते हैं। उसका क्या होता है वैसे थोड़ा सा अलग टाइप में बताना पड़ेगा, लेकिन 7A 7B 8 ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में आता है सर। जैसे कि अगर आप रबर का खेती करते हो, ठीक है, अगर आप रबर का खेती करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, तो ये गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का रूल है कि 65% ऑफ योर इनकम एग्रीकल्चर में काउंट हो और 35% नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। नॉन एग्री मतलब बेसिकली बिजनेस माना जाएगा, ठीक है सर। अगर आप 7B कैटेगरी में हो तो इसमें भी, इसमें दो है फिर से। 7B बेसिकली कॉफी के बारे में बात करता है। कॉफी में दो सेक्शन आएगा, एक 7B सबसेक्शन 1 जिसमें कॉफी ग्रोन करना, क्योर करना एक पार्ट है। कॉफी ग्रो और क्योर, बस इतना सा। अगर सिर्फ कॉफी ग्रोन और क्योर करते हो मतलब एग्री ज्यादा हो रहा है, तो इसमें रूल है कि 75% एग्री में डाल दिया जाता है और 25% नॉन एग्री में डाल दिया जाता है। लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 7B सबसेक्शन 2 जिसमें कॉफी ग्रोन करो, क्योर करो और रोस्ट भी करो, रोस्टेड। इसमें 60% एग्री में डाला जाता है और 40% नॉन एग्री में डाला जाता है। जरूरी है, जान लो सर, क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम। सर अगर आप टी कैटेगरी में हो, चाय सबसे पॉपुलर है इंडिया में, अगर आप टी में हो जो रूल 8 के अंदर आता है, इसमें सिंपल है, 60% एग्री में डालना है, 40% नॉन एग्री में डालना है, बस इतना सा बात, बस इतना सा बात है सर। बात तो इतना सही है सर। रूल 7 भी थोड़ा बता दो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रूल 7 थोड़ा बता रहा था।
रूल 7 बेसिकली इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये सब देखा जाता है। जैसे कि शुगर केन, जैसे कि कॉटन, बेसिकली वो सब भी कॉमर्शियल कैटेगरी में ही पड़ता है। शुगर केन का बहुत यूज है मार्केट में, शुगर केन का एक बहुत बिजनेस होता है इंडिया। शुगर केन में मतलब चीनी प्रोडक्शन में दुनिया में अव्वल कैटेगरी में आते हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन होल्ड कर लेते हैं। नंबर 3 के अंदर 1 2 3 ब्राजील, इंडिया, चाइना उतना नहीं है सर, क्यूबा बोल के कंट्री है वहां पर शुगर केन। इंडिया बहुत अच्छा है शुगर केन, टी में भी इंडिया बहुत अच्छा है, कॉफी में भी टॉप 2 3 में आता है सर। तो देर आर सर्टेन बिजनेस जिसमें रूल 7 लगता है, जिसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको शुगर केन का। तो शुगर केन कैलकुलेशन कैसे होगी, बाकी में तो मैं आपको बता दिया परसेंटेज, लेकिन व्हाट अबाउट रूल 7, चलो देख लो। रूल 7 का इस्तेमाल, सर गन्ना खेत बनाना जानते हो? गन्ने के खेत में टमाटर की चलो कुछ ट्रीज बनाते हैं, कैसे भाई गन्ना, गन्ना खेत जैसे होते हैं, ऐसे झाड़ी होते हैं बेसिकली, आप कुछ नहीं। सर ये क्या है? सर मुझे भी नहीं पता, मेरा ड्राइंग पाब्लो पिकासो भी डर जाएगा और गैलीलियो भी देखेगा तो वो भी डर जाएगा। सर कैक्टस का पेड़ है। इसका कैक्टस का लग रहा है? अरे मजाक कर रहे हो तुम लोग, हाँ मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये देखो शुगर केन का झाड़ी देखो सर, कैसा देखने में होता। मैं कोई आर्ट 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 का टीचर थोड़ी हो सकता जो आपको बैठे बैठे आर्ट सिखाऊं। ऐसा ड्रॉ करना था, ऐसा। ये देखो मेरा ड्राइंग ऐसा है, झाड़ी। अगर आप बोलोगे सर ऐसा सुंदर सा बनाओ, समय लग जाएगा सर, आर्टिस्ट थोड़ी हूँ। वट एवर यू अंडरस्टैंड, दैट इज एनफ। तो बेसिकली ये शुगर केन की झाड़ी है, लगा दो झाड़ी के ऊपर थोड़ा कुछ। सर आपका ड्राइंग अच्छा है, सुंदर बना लो। सर इसमें क्या है, मान के चलते हैं कि आपका जो शुगर केन बना है, गन्ना, गन्ना का फेयर मार्केट वैल्यू है मानो 3 लाख। सर कहाँ से लिया 3 लाख? अरे मन में आया 3 लाख। मानो मेरा, मैं गन्ना किसान हूँ, एक मूवी याद आ गया, आप लोग देखिए बड़ा अच्छा मूवी लगा मुझे। किसका है? अरे बड़ा सुंदर सा है, और फेमस एक्टर, मतलब एक्टिंग अच्छा है, हीरो मतलब। डॉली की डोली बोल के एक मूवी आया जिसमें वो लुटेरी दुल्हन वाला कैरेक्टर था, सोनम कपूर था हीरोइन के तौर पे। उसमें कहानी ऐसा था कि वो डॉली की डोली जो है, वो बेसिकली राजस्थान का एक सच्चा कहानी पे है सर। राजस्थान पे ऐसी लड़की कम है तो लोगों को शादी का टोप डाल के रातों रात सब लूट के चल जाता था। उसमें वो, उसका नाम राजकुमार है, वो बना था। वो भी ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो कॉन्सेप्ट था कि वो गन्ना किसान, ठीक है, गन्ना किसान, पंजाबी किसान बना था, ठीक है, गन्ना किसान ऐसा करके चल रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था सर, देखना मूवी बड़ा अच्छा है। पाकिस्तानी एक एक्टर भी है उसमें, क्या नाम है उसका, मैं बोल, फवाद, फवाद, फवाद खान मोस्ट। तो फेयर मार्केट वैल्यू सर कब देखा था, शायद 10 साल हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख का। सर ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, तो मानो इसको बनाने में 50,000 का खर्चा पड़ा, कॉस्ट पड़ा, मार्केट में बेचेंगे 3 लाख, मार्केट में वैल्यू है इसका जो भी ये बना है। तो फिर एग्री इनकम कितना मानेंगे? तो 3 लाख माइनस 50,000, और कितना? मार्केट में बेचेंगे 3 लाख पे, और खर्चा बना है 50,000 का, तो एग्रीकल्चर इनकम कितना है? 2.5 लाख का। इसमें कौन से रॉकेट साइंस है?
बट सर यहाँ पर एक खेल है, कुछ गन्ना तो मार्केट में डायरेक्टली बेच दोगे और कुछ गन्ना क्या करेंगे, चीनी बनाने के लिए फैक्ट्री में या नहीं जाएगा क्या? अरे गन्ना पानी कितना ही पीते हैं हम लोग, ज्यादा तो चीनी में चले जाते हैं। आपको पता है कि जो हमारे हम लोग चीनी क्यों बोलते हैं शुगर को? शुगर को चीनी क्यों बोलते हैं? कोलकाता में जब ब्रिटिश लोग शुगर केन से चीनी बनाने का फैक्ट्री लगाया था, तो चाइनीज लोगों को लेबर के तौर पे, तब चाइना का इकोनॉमी बहुत खराब था, तो बहुत सारे चाइनीज लोग चाइना छोड़ के इंडिया में आया था काम करने के लिए, और ये चाइनीज लोग ही इसको काम करता था, तो हम लोग चीनी 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 फैक्ट्री बोलते थे, चीनी लोग काम करता था। तो तब से शुगर का नाम इंडिया में बन गया चीनी। लेकिन शुगर को एक्चुअली हम लोग जो भी चीजें मीठा होता है उसको क्या बोलते हैं? शक्कर बोलते हैं ना, शक्कर, है ना? लेकिन हम लोग कब शक्कर कब चीनी में बदल गया पता ही नहीं चला। हाँ, सर कहाँ से ढूंढते हो कहानी? सर किससे कहानी से ही तो जिंदगी बना है। सर अभी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में डालना है, ये आपका रॉ मटेरियल बन जाएगा। अच्छा सर जब फैक्ट्री में चला जाएगा तब तो बिजनेस हो जाएगा ना। अगर आपका गन्ना खेती है और आपका फैक्ट्री भी है जहां पर आप गन्ना से चीनी बनाओगे, गुड़ बनाओगे, मोलासिस बनाओगे, तब आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ओपनिंग स्टॉक में मान के चलते हैं आपका 3 लाख का पहले से था। मानो कि कुछ न्यू परचेस हुआ आपका 2 लाख का, ऐसे ही बना रहा हूँ सर, मन में आ रहा है बना रहा हूँ। सैलरी दिया मानो आपने 2 लाख का, आधार खर्चा मानो 3 लाख का, अदर एक्सपेंसेस 3 लाख रे बाबा, 30 लाख नहीं। और कुछ सर गन्ना का सेल हुआ, मतलब चीनी बन के जो सेल हुआ आपका फैक्ट्री से, बाई सेल्स 14 लाख, 3 2 5 2 7 3 10, सर प्रॉफिट कितना हो गया आपका? जल्दी बोलो। 14 लाख का सेल है, इधर 10 लाख का खर्चा वगैरह है, प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब हटा के कितना प्रॉफिट है? सर काउंट नहीं किया आपको, बहुत अच्छा सर। 4 लाख का नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आपने जो फैक्ट्री में, ये आपका फैक्ट्री था, ठीक है, आपने फैक्ट्री में इसको चीनी बना दिया, शुगर, तो सर ये 4 लाख क्या है आपका? और बिजनेस इनकम, वो भी शुगर केन से ही हुआ है। और ये क्या है आपका? एग्री इनकम, ये भी शुगर केन से ही हुआ है। तो ये रूल 7 है। रूल 7 में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और मार्केट वैल्यू को देखा जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और मार्केट वैल्यू को मेजर किया जाता है, और एग्री और बिजनेस इनकम को अलग से काउंट किया जाता है। बोलो सर, समझ गए? हेलो, कोई आवाज दे दो सर, आप लोग दो कि नहीं? हाँ सर। मिस्टर Yes, sir. एक्स यस सर। gives the following information। एक एग्जांपल लिख लो घर पे दिए। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, सेल ऑफ कॉफी grown cured roasted, grown cured roasted कॉफी का 5 लाख का। एक्सपेंसेस relating to coffee grown cured roasted, खर्चा पड़ गया आपका 1.5 लाख। इनकम
अंडर द हेड अदर सोर्स 10,000 रुपये। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया, जस्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि 20,000 का डिडक्शन है, ठीक है। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, ट्राई करना सर, इजी है। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हमने। तो सर मैंने आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड पूरा बेसिक आइडिया दे दिया, जरूरी बातें भी बोल दिया। नेक्स्ट क्लास बस प्रैक्टिस कराएगा, नेक्स्ट क्लास बस प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है। मतलब इन और नेक्स्ट क्लास हम लोग बस बैठे बैठे अलग अलग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और सेक्शन 10 रिलेटेड और भी जो मतलब एग्जीबिशन का पॉइंट है उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बस हो जाएगा। फिर तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे सैलरी या सैलरी में सैलरी बहुत दिन नहीं पढ़ा है मैंने, सैलरी पे। ठीक है सर, आज इतना ही है। गुड नाइट, टाटा। गुड नाइट, रख ला। ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर।